आज बता रहे हैं ईट का प्रयोग कहाँ पर करें। ईट एक दिन और बताए थे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ईट और देयर का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोला जाता है। देयर का प्रयोग तो बताए थे कि कहाँ पर देयर का सब्जेक्ट के रूप में देयर कहाँ लिखेंगे। आज बता रहे हैं ईट का प्रयोग। तो ईट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। समय, दिन, महीना, साल, ऋतु, ये जितने भी हैं सभी के साथ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जानवर और निर्जीव वस्तु, इसके साथ सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग अगर किया जाए या देयर का प्रयोग किया जाए तो उसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोला जाएगा। फिर एक बार बोलते हैं, दिन, महीना, साल, तारीख, ऋतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, निर्जीव वस्तु और जानवर। अगर ये इसके साथ यह का अंग्रेजी लिखना पड़ेगा तो दिस नहीं लिखेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। जैसे बोर्ड पर देख, यह लड़का है, यह कुर्सी है। यह का अंग्रेजी तो दिस होता है, दिस होता है यह का अंग्रेजी। लेकिन कहाँ पर दिस का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। खूब ध्यान से समझो। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, व्हाट इज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता क्या है और कहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। एक नंबर में लिखा हुआ है लड़का के पहले यह लिखा हुआ है, एक कुर्सी के पहले यह लिखा हुआ है। अब ये दोनों में तुलना करो। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, दोनों में तुलना करो। ये कुर्सी निर्जीव है और लड़का सजीव है, तो दोनों के साथ दिस का प्रयोग कैसे करेंगे। ये एक सजीव है, लड़का तो सजीव हो गया और कुर्सी निर्जीव हो गया। अब भी बताए ये दिन, साल, महीना, तारीख, ऋतु, कीड़ा मकोड़े और जानवर के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो इसका करेंगे दिस ई ए बॉय, और इसका क्या करेंगे ईट ई ए चेयर। अंतर समझ गया। जो दिस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, इट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। निर्जीव वस्तु के साथ इट का ही प्रयोग अच्छा रहेगा। और अगर सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किए हैं तो इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलेंगे। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर लिखते हैं, खाने का समय है, खेलने का समय है, पढ़ने का समय है, सोने का समय है। बुझाता है ना, सोने का समय है। अब क्या करेंगे, तो सब में तो समय लगा हुआ है, ये सब में समय लगा हुआ है, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे इट से करेंगे। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले लिखेंगे ईट ई टाइम टू। अब यहाँ पर फिर है खाने, खेलने, पढ़ने, सोने। इससे पहले एक बार वीडियो में बताए थे इन्फिनिटी, जब भी वाक्य में किसी शब्द में ना लगा हुआ रूप अगर वाक्य में प्रयोग किया जाए उससे पहले इन्फिनिटी का प्रयोग करेंगे। अब इन्फिनिटी का प्रयोग टू दो जगह प्रयोग करेंगे। एक इन्फिनिटी, जब वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे उसे इन्फिनिटी बोलेंगे, और जब नाउन से पहले टू का प्रयोग करेंगे उसे प्रीपोजिशन बोलेंगे। समझ गया। तो यहाँ पर समय है, समय है तो समय है क्या क्या करेंगे। अब वर्ब क्या लिखे, तो वन लिखेंगे वर्ब, टू के बाद वर्ब लिखेंगे तो वर्ब में इन्फिनिटिव के बाद वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है, तो वर्ब वन कर दिया यहाँ पर। अब इसी पर बनाओ चारों ट्रांसलेशन, ईट इज टाइम टू, और उसके बाद वर्ब लिखेंगे। जो भी वर्ब है वो टू के बाद जितने भी वर्ब है, खेलने का समय है, स्नान करने का समय है, विद्यालय जाने का समय है, खाना बनाने का समय है। 100 वाक्य बन सकता है, इस पर 100 वाक्य बनेगा। इतना ही ध्यान रखो कि जब भी वाक्य में समय की चर्चा हो, खेलने का समय है, दौड़ने का समय है, टहलने का समय है, खाना बनाने का समय है, खाने का समय है, पढ़ने का समय है, तो यही स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले लिखे इट इज टाइम टू ई
टाइम टू रीड, ईट लिखो, ईट, टाइम टू ईट, खाने का समय है। अब इसी पर ये तीनों बन जाएगा। खेलने का समय है, इसका क्या करेंगे, ईट ईट टाइम टू प्ले। 3 नंबर पढ़ने का समय है, तो ईट टाइम टू रीड। 4 नंबर है सोने का समय है, तो ईट टाइम टू स्लीप। अब तो समझ गया ईट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और क्यों करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर कर दिया, यहाँ पर ईट का प्रयोग क्यों होगा, कंडीशन बताइए, समय, दिन, महीना, साल। ये ऋतु, कीड़े मकोड़े और जानवर के साथ ईट का ही प्रयोग किया जाएगा। ईट का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ है खाने का समय हो गया है, खेलने का समय हो गया, पढ़ने का समय हो गया, नहाने का समय हो गया, काम करने का समय हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, मैं जब मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर दिया, ये कहाँ जा रहे हो, तो सर मैं घर जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। फिर हम पूछेंगे क्यों, बताओ जी, इसी टाइम टू रीड, पढ़ने का समय हो गया इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। समझ गया, ये पढ़ने का समय है, इट इज टाइम टू ईट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी में लिखा जाए कि खाने का समय हो गया है, खाने का समय हो गया है, पढ़ने का समय हो गया है, सोने का समय हो गया है, घर जाने का समय हो गया है, घर जाने का समय हो गया है। उसमें है जो खाने का समय है, अभी पर एकदम तत्काल, और इसमें है जो खाने का समय हो गया है, हम लोग खाने चले, हो गया है। इसको क्या करेंगे, फिर इसमें समय है तो इससे ही चालू करेंगे, इसमें भी समय है फिर इससे चालू करेंगे। तो 1 नंबर का खाने का समय हो गया है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे ई टाइम फॉर, और उसके बाद वर्ब फोर। वर्ब फोर का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रूप। जब भी वर्ब में आईएनजी लग जाएगा उसे वर्ब फोर बोलेंगे। इस चीज का प्रयोग वर्ब में कर देंगे उसे वर्ब फाइव बोलेंगे। और वर्ब फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ब का शब्द को प्रतीक पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो वर्ब फोर का मतलब हो गया वर्ब में आईएनजी। खूब ध्यान से समझो, जब हो गया है फॉर लगेगा तो वर्ब फोर रूप में आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये करेगा। तो इट इज टाइम फॉर वर्ब फोर, खाने का समय हो गया है, इसका करेंगे ईट टाइम फॉर ईटिंग, इट इज टाइम फॉर ईटिंग, यानी खाने का समय हो गया है। पढ़ने का समय हो गया है, ईट टाइम फॉर रीडिंग, रीडिंग। सोने का समय हो गया है, इट इज टाइम फॉर स्लीपिंग। घर जाने का समय हो गया है, इसका देखो घर जाने का समय हो गया है, क्या करेंगे, इट इज टाइम फॉर गोइंग टू हाउस, इट इज टाइम फॉर गोइंग टू हाउस, इट इज टाइम फॉर गोइंग टू हाउस। अब यहाँ पर करेगा ये टू, तो हाउस, हाउस को क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक, यानी शब्द भेद के मुताबिक हाउस को क्या बोलेंगे, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को संज्ञा बोलते हैं। अगर संज्ञा के पहले टू का प्रयोग है तो इसे इंफिनिटिव बोलेंगे, ये प्रीपोजिशन बोलेंगे, इंफिनिटिव नहीं प्रीपोजिशन बोलेंगे। आगे ही अगर वर्ब से पहले रहता तो इंफिनिटिव बोलेंगे। बस 2 तरीका का समझ लिया, खाने का समय है और खाने का समय हो गया है, दोनों में अंतर समझ लो। खाने का समय है मानी अभी समय है खाने का, और खाने का समय हो गया है,
दोनों वाक्य में अंतर पड़ता है। जब वाक्य में लिखा रहे ये खाने का समय हो गया है तो उसका स्ट्रक्चर लिख दिया यहाँ पर, ईट इज टाइम फॉर लिखेंगे और प्लस वर्ब का पूर्व रूप। वर्ब का पूर्व का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, उसे भरपूर करेंगे। पढ़ने का समय हो गया है, इट इज टाइम फॉर रीडिंग। टहलने का समय हो गया है, इट इज टाइम फॉर वॉकिंग। खेलने का समय हो गया है, इट इज टाइम फॉर प्लेइंग। समझ गया? यानी ईट का प्रयोग कहाँ करेंगे ये समझ गया कि कहाँ पर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि यहाँ पर सर ईट का प्रयोग क्यों किया, कंडीशन बता दिए। अगर वाक्य में दिन रहे, साल रहे, महीना रहे, तारीख रहे, ऋतु रहे, निर्जीव वस्तु रहे या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहेंगे, उसी वाक्य का अनुवाद ईट से शुरू करेंगे। ईट के प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में कर देते हैं या देयर का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में कर देते हैं तो इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। इसे पहले बताया भी यह का अंग्रेजी होता है ईट और यह का दिस का अंग्रेजी होता है यह। ईट माने भी यह है और वह दोनों होता है। तब यह एक लड़का है या यह एक कुर्सी है, तो लड़का और कुर्सी में तो अंतर है। कुर्सी को निर्जीव बोलेंगे, लड़का को सजीव बोलेंगे, तो दोनों के साथ दिस का प्रयोग सही होगा? नहीं होगा सही। अगर जानते भी हो तो ऐसा गलती नहीं करता, सही नहीं होगा। सजीव के साथ दिस का प्रयोग करेंगे और निर्जीव के साथ ईट का प्रयोग करेंगे। ईट का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, उसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलेंगे। दो हमेशा ध्यान रखो, देयर के प्रयोग और ईट का प्रयोग। देयर का प्रयोग का कंडीशन बताए हैं कि कहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। ईट के प्रयोग के कंडीशन देख लो, दिन रहे, महीना रहे। ये अप्रैल है, इट इज अप्रैल लिखेंगे, इट इज अप्रैल लिखेंगे। मंगलवार है, इट इज ट्यूजडे लिखेंगे। ऋतु हवा चल रही है, ऋतु का है, इट का इट इज बोलोगे। हवा चल रही है तो इट के प्रयोग कहाँ पर करेंगे वो समझ गया। वर्ब से पहले टू कब लगाएंगे? जब खाने का समय हो गया, इट इज टाइम टू ईट। हो गया है और है दोनों में अंतर है ना। खाना खाने का समय है तो इट इज टाइम टू ईट, और खाना खाने का समय हो गया तो इट इज टाइम फॉर ईटिंग। समझ गया? कोई दिक्कत है तो बोलो। एक बच्चे क्वेश्चन किए जे सर प्रसिद्ध का अंग्रेजी क्या होगा, तो मैंने बता दिया जो प्रसिद्ध का अंग्रेजी तो फेमस होता है। उसने एक क्वेश्चन किया, उसने क्वेश्चन किया कि हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है, इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, जंदाहा अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। होता है ना, जिस गांव में जिसकी उपज ज्यादा होता हो उसी के लिए ना प्रसिद्ध होता है वो जंदाहा का अमरूद नाम। इस इलाके में पूरा जगह रहेंगे, इस इलाके में हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, मसाला के लिए कौन स्टेट प्रसिद्ध है? केरल प्रसिद्ध है। साड़ी के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। तो ये कैसे बनेगा? तो देखो यहाँ पर जैसे लिखते हैं, हाजीपुर किला के लिए प्रसिद्ध है, जंदाहा प्रसिद्ध है। अब इसका कैसे करेंगे? इसको सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे? तो बताए हैं कि कौन और क्या हमेशा दिमाग में रखो। कौन प्रसिद्ध है? हाजीपुर प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले हाजीपुर लिखेंगे। हाजीपुर सिंगुलर है, इज का प्रयोग करेंगे हाजीपुरी, और प्रसिद्ध का अंग्रेजी होता है फेमस, FAMOUS, फेमस माने प्रसिद्ध। हाजीपुरी फेमस के लिए, फॉर, इसके लिए प्रसिद्ध है। केला का अंग्रेजी क्या होगा? BANANA, बनाना। हाजीपुरी फेमस फॉर बनाना, हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है। जंदाहा अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसमें कौन लगा? कौन प्रसिद्ध है? तो जंदाहा प्रसिद्ध है। जंदाहा प्रसिद्ध है तो सब्जेक्ट के रूप में जंदाहा लिखेंगे। जंदाहा
फेमस फॉर गाभा। कोई भी गांव, कोई भी जिला हो, कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है उसका ट्रांसलेट इसी पर करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में B1 का मतलब बताए हैं कि B1 का मतलब है होता है, B1 लिखेंगे। उसके बाद फेमस लिखेंगे, उसके बाद फॉर लिखेंगे, और उसके बाद जिसके लिए प्रसिद्ध है उसका नाम लिखेंगे, यानी अदरवर्ड। जिसके लिए प्रसिद्ध हो, सोना के लिए प्रसिद्ध हो, कोयला के लिए प्रसिद्ध हो, बालू के लिए प्रसिद्ध हो, मछली के लिए प्रसिद्ध हो, जो जिस वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो, फॉर के बाद जिस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है उसका नाम लिख देंगे। उसी का नाम लिखेगा, दूसरा नहीं लिखेंगे। अब देखो, वाराणसी साड़ी, साड़ी के लिए प्रसिद्ध है तो वाराणसी लिखेंगे। वाराणसी इज फेमस फॉर साड़ी। समझ गया? दूध बता दिए, खाने का समय हो गया है, और खाने का समय है नंबर 3 में है। हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, केरला मसाला के लिए प्रसिद्ध है। जो जगह जिसके लिए प्रसिद्ध है तो सबसे पहले जगह, सब्जेक्ट में जगह का नाम लिखें। उसके बाद जगह के मुताबिक अगर सिंगुलर है तो आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, और कूलर है तो आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फेमस लिख देंगे, प्रसिद्ध का अंग्रेजी। उसके बाद किसके लिए, के लिए का अंग्रेजी फॉर लिखेंगे, और जिसके लिए प्रसिद्ध है वे लास्ट में जाएगा। जनता है फेमस फॉर गाभा। बस इसी पर 50 तरह का वाक्य बना। तुम्हारा गांव खैनी के लिए प्रसिद्ध है, मेरा गांव शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, उसका गांव खेल के लिए प्रसिद्ध है, उसके गवैया के लिए प्रसिद्ध है। बहुत वाक्य बनेगा इस पर। कोई दिक्कत हुआ? अच्छे से तरीका से समझ गया? ठीक है। थोड़ा से पूछे ये, तुम अपना परिचय दो। परिचय का मतलब हुआ तुम अपना नाम बताओ, पिताजी का नाम बताओ, दादाजी का नाम बताओ, किस गांव के निवासी हो तुम, गांव का नाम बताओ, तुम्हारा डाकघर कहाँ है, थाना कहाँ है, प्रखंड कहाँ है, किस जिला में रहते हो। हम सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट करते हैं जो कम से कम जितने दिन ही बच्चा घर पर रहते हैं, ये शुरुआत वाला कम से कम हर गार्जियन अपने बच्चे को बताइए बच्चे का नाम क्या है, उसके बच्चे के पिताजी का नाम क्या है, उसके दादाजी का नाम क्या है, उसके गांव का क्या नाम है, किस उसका डाक घर कहाँ पर है, किस प्रखंड में रहता है, उसका थाना कहाँ पर है, किस जिला में रहते हो। ये सब शुरुआत कम से कम गार्जियन, अब तो पढ़े लिखे सारे बच्चे की माँ तो पढ़ी लिखी है, इतना जरूर बच्चे को मदद कर दिया कीजिए। सारे गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये शुरुआत वाला कम से कम जरूर बता दिया कीजिए। अगर आपका बच्चा है मेरे स्कूल में पढ़ने आया है तो आपका डाकघर कहाँ है हमको कैसे पता होगा? हम कैसे जानेंगे कि आपका डाकघर कहाँ है? आप किस प्रखंड के रहने वाले हैं? जिला तो मोटा मोटी बता देंगे, राज्य मोटा मोटी बता देंगे, देश मोटा मोटी बता देंगे, लेकिन डाकघर कहाँ है, उस बच्चे का दादाजी का नाम क्या है, ये हम कैसे जान पाएंगे? ये तो बताना पड़ेगा, ये गार्जियन का ड्यूटी बनता है। इतना जरूर एक रिक्वेस्ट है, इतने जितने भी शुरुआत की चीज है ये बच्चे को घर पर ही इतना बता दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट बैठा के, यहाँ तुम्हारे दादाजी का ये नाम है, तुम्हारे गांव का ये नाम है। अब बच्चे से पूछिए किस पंचायत में रहते हो, नहीं मालूम है। तुम्हारे मुखिया जी का क्या नाम है, नहीं मालूम है। किस वार्ड में रहते हो, नहीं मालूम है। तुम्हारा वार्ड का नंबर क्या है, नहीं मालूम है। मुखिया जी सरपंच साहब का नाम क्या है, नहीं मालूम है। थोड़ा खराब लगता है। ये सब घर पर ये जरूरी है, घर पर बताइए, 10 मिनट 20 मिनट बैठा दीजिए और एक तरफ से पूछिए, बच्चे का नाम पूछिए, बच्चे के पापा जी का नाम पूछिए, मम्मी का नाम पूछिए।
किस गांव में रहते हो, किस पंचायत में रहते हो, तुम्हारे पंचायत के मुखिया कौन है, तुम्हारे पंचायत के सरपंच साहब कौन है, तुम्हारा डाकघर कहाँ पर है, तुम किस थाना के रहने वाले हो। इतना तो कम से कम बता दीजिए, कोई पूछे तो बच्चा फटफट इतना बता दे। बाकी तो सर लोग बताइए देंगे, चाहे किसी भी स्कूल में बच्चे को भेजिए, इसके बाद तो टीचर लोग बताइए देते, लेकिन ये शुरुआत वाला तो कोई टीचर नहीं जान पाएंगे। आपका परिचय कोई टीचर कैसे जान पाएगा। इतना रिक्वेस्ट मेरा है, इतना बच्चे को शुरुआत वाला कम से कम जरूर बता दीजिए।